शुभ संध्या। आज एक बार फिर आपके साथ, आज भी कुछ ऐसा ही सीन था कि आज आपकी हिंदू लॉ की क्लास किसी अपरिहार्य कारणों से आगे जारी नहीं हो पाई। उस वजह से आज एक बार पुनः आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा अगले 1 घंटे तक। संडे को जो मेरी रेगुलर क्लास थी, संडे की क्लास में मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो बातें हुई थी वो सेक्शन 84 के बारे में बात हुई थी। सेक्शन 84 में काफ़ी कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। हालांकि समय का अभाव था और समय के अभाव के कारण सेक्शन 85 और 86 ये आपके साथ डिस्कस नहीं हो पाया। एग्जैक्टली अगर हम देखें, जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि सेक्शन 76, 77, 78 और 79 ये 4 ऐसे सेक्शन हैं जो एक साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके लिए ये आईपीसी में रखा गया है। उसी तरह से सेक्शन 84, 85 और 86 ये तीनों सेक्शन भी एक साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से अलग बात है, वरना पढ़ने और समझने के दृष्टिकोण से ये तीनों सेक्शन काफ़ी हद तक एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सेक्शन 84 आपके साथ डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। मैंने आपसे ये भी कहा कि सेक्शन 84 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इस्टेब्लिश कंडीशन में हैं, अभी भी विकसित हो रही हैं, ठीक है, और विकासशील कंडीशन में है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, हालांकि 250 साल पुराना मैकनॉटन का लॉ अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, और अभी भी काम कर रहा है, लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब मुश्किल हो रही है, ठीक है। मुश्किल होने की वजह यह है कि मैंने आपसे पहले कहा कि 250 साल पहले जब मैकनॉटन का लॉ दिया गया, मैकनॉटन में साइंस और डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों की बहुत बातें नहीं थी। सेंसर क्या है, ब्रेन मैपिंग क्या है, ठीक है, और अब तो साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई है, कॉग्निजेंट ब्रेन मैपिंग, ये सारी चीज़ें अब इस्टेब्लिश हो चुकी हैं और बहुत सारे रिसर्चेस उस पर लगातार चल रहे हैं। खैर, आज का ये हमारा विषय नहीं है। आज का जो हमारा विषय है वो आज आपके साथ सेक्शन 85 और 86 ये दोनों सेक्शन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेक्शन 85, 86 थोड़ा सा फिर वही बात, मैं आपके साथ थोड़ा सा चीज़ों के विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। उसके पीछे वजह जो है वो कुछ ऐसी है कि अगर जैसे आपको पता है कि हाँ, सूर्य से रोशनी आती है तो 10% हर लेवल पे लॉस होता है, तो यहाँ मुझसे आप तक पहुँचने में भी 10% का लॉस होगा, और आप फिर जब कॉपियों में लिखेंगे तो भी 10% का लॉस, मतलब चीज़ें धीरे धीरे डिग्रेड ही होगी। और कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सेक्शन 85 जितना आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे, सेक्शन 85 जो है वो बात करता है कि कोई ऐसी मत्तता, कोई ऐसा इंटॉक्सिकेशन का कोई ऐसी दशा जिसमें आपने जो काम किया है, इंटॉक्सिकेट हुए हैं, वो उसकी वजह आप स्वयं हैं। आपने खुद से उस नशीली पदार्थ का, वो कुछ भी हो सकता है, मदिरा हो सकती है या किसी तरह का कोई ड्रग हो सकता है या कुछ भी, वॉटेवर, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ जिसे आपने स्वेच्छा, वॉलेंटली, आपने खुद उस चीज़ को कंज्यूम किया है, और उसके कंज्यूम होने के कारण, आपके इनटेक करने के कारण आपकी मानसिक दशा ऐसी हो गई है, ठीक है, कि जिसके कारण आप जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की प्रकृति और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या इफेक्ट होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अगर नहीं हो पा रही है तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके सेक्शन 85 और 86 दोनों कंसीडर करता है। सेक्शन 85 उस कंडीशन की बात करता है जब ऐसा पदार्थ जिसके कारण आप इंटॉक्सिकेटेड हुए हैं वो आपकी इच्छा के बिना आपको दिया गया है, और सेक्शन 86 जो है वो ये बात करता है कि वो पदार्थ आपने
स्वयं अपनी मर्जी से लिया है। ठीक है, ये दोनों अंतर है। मर्जी का एक जगह है 85 में आपने आपके बिना मर्जी के है, बिना स्वेच्छा के है, और 86 में आपने स्वयं लिया है। चलिए इसके कुछ लीगल कंटेंट या कंपोनेंट की बात कर लें। देखिए सेक्शन 85 जो कहता है वो ये कहता है कि कार्य करते समय अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के समय आप मत्त हैं, ठीक, तो मत्तता के कारण अगर आप कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, उस कार्य का क्या प्रभाव होगा, इस चीज़ को जानने में अगर आप असमर्थ हैं, ठीक है, और दूसरा है जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, विधि के अनुकूल है या विधि के प्रतिकूल है, ये चीज़ अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, ये दो चीज़ें सिर्फ इन दोनों सेक्शन में जो होती है वो कंसीडर करने लायक होती है। पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की प्रकृति को समझने में आप असमर्थ हैं, और दूसरा आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं पता है कि वो कार्य विधि के अनुकूल है या विधि के प्रतिकूल है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों की बात होती है। बोधी खान 1866, बोधी खान 1866 5WR CR 79। इस केस में ये मेंशन किया गया, स्टार्ट के केस हैं, शुरू के केस हैं, तो वहाँ से जो थ्योरम जो प्रिंसिपल निकल के आते हैं हम उन प्रिंसिपल्स की ज़्यादा बात करते हैं। तो इस प्रिंसिपल ये कहा गया कि अगर जो मत्तता या जो इंटॉक्सिकेशन है वो अगर स्वेच्छा है, स्वयं के कारण है, ठीक है, तो किसी भी अपराध के लिए क्षमा करने का कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, ये बड़ी साफ सी बात उन्होंने इस केस में ये कही गई कि अगर आप खुद से स्वेच्छा इंटॉक्सिकेटेड हैं तो कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके कारण आपको क्षमा दिया जाए। ठीक है, ये एकदम स्टार्ट का मैंने बताया 1866, काफ़ी पुराना ये मैटर है। इसके बाद एक दूसरा केस था मोबाइन मिंजू का केस जो है वो काफ़ी रिसेंटली है, 1982 का केस है। इस केस में इसकी साइटेशन जो है वो CRLJ NOC 39 गुजरात। इस केस में कहा गया कि जब मत्तता यानी इंटॉक्सिकेशन जो है वो किसी स्वैच्छिक कार्य के कारण हुआ है, ठीक है, तो यह उसे दंड से नहीं बचाएगी, चाहे वह आत्मसंयम के योग्य रहा हो या न रहा हो। अब यहाँ एक नई चीज निकल के आई, जैसे धीरे धीरे हम केसेस का विस्तार समझेंगे। ठीक है, आत्मसंयम का मतलब क्या है? आत्मसंयम का मतलब यह है कि व्यक्ति ने कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा पेय पदार्थ इनटेक किया और उस इनटेक के कारण ऐसी मानसिक दशा हो गई, उसके शरीर की ऐसी स्थिति हो गई कि वो कार्य जो कर रहा है उस कार्य की स्थिति क्या है, उस कार्य के प्रति क्या उसका दायित्व है, उन सारी चीज़ों को समझ पाने में अगर असमर्थ रहा है। ठीक है, इसी वर्ड को फिर आगे और धीरे धीरे करके, हालांकि बहुत सारे लीडिंग केसेस उस पे हैं, ठीक है, लेकिन और चीज़ों को प्यूरिफाई किया गया। इंग्लैंड, भारत में तो सेक्शन 85 और 86 दो ऐसी चीज़ों को स्पष्ट करते हैं जो बताते हैं कि अगर मत्तता है, इंटॉक्सिकेशन है, तो एग्जम्पशन होगा, दोष मुक्त किया जाएगा या वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इंग्लैंड में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसमें ये बात क्लियर की जाती हो, आप चाहे कोई पेय पदार्थ लिए हों या फिर कोई पदार्थ आपने खाया हो, दोनों कंडीशन में इंग्लैंड में मत्तता के लिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए किसी तरह का बचाव का कोई विधि नहीं है। ठीक है, भारत में तो सेक्शन 85, 86 का प्रोविजन दिया है, लेकिन इंग्लैंड में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। ठीक है, लिपमैन का एक केस था 1970 का, ठीक है, 1 क्वीन बेंच 152 इसका साइटेशन है। लिपमैन के केस में ये स्पष्ट किया गया कि इंग्लैंड में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसके माध्यम से इंटॉक्सिकेशन या मत्तता का कोई बचाव दिया जाए।
ठीक है, वहाँ पर जो व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, जो मत्त हो रहा है, कोई ऐसा पदार्थ ले रहा है, उसके लिए स्वयं की उसकी जिम्मेदारी होगी, कोई भी बचाव नहीं होगा। ये इंग्लैंड का प्रोविजन है। आर वर्सेस मोरे, आर वर्सेस मोरे 1852 का एक केस है। साइटेशन है 2C&K 319। ठीक, इसमें एक केस के जो फैक्ट थे वो ऐसे थे कि एक व्यक्ति जो है वो इंटॉक्सिकेट हो गया, नशे में हो गया, और नशे में होने के बाद एक कुएं की तरफ वो आगे बढ़ा और कुएं की तरफ बढ़ के आगे उसमें छलांग लगा दिया। ठीक है, छलांग तो लगा दिया, बाद में फिर उसे बचा लिया गया, निकाल लिया गया, और उसके ऊपर फिर सुसाइड कमिट करने का, आत्महत्या करने का प्रयत्न का, ठीक है, इसका चार्ज लगा। तो कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकृति से मत्त है, इतना ज़्यादा मत्त है कि वो अपने जीवन के बारे में खुद नहीं सोच पा रहा है, तो निसंदेह ये स्थिति जो है वो उसकी मानसिक समझ से परे है, और इस वजह से किया गया कार्य जो है वो धारा 85 में, या खुद से लिया है तो धारा 86 में उसे एग्जम्पशन मिलेगा। देखिए, विधि का ये रूल है, विधि का ये शासक नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम ज्ञाता होता है। हर एक व्यक्ति उसका किस कार्य में उसका हित है और किस कार्य में अहित है, ये जानना प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का निर्णय होता है, और ये प्रिजम्पशन किया जाता है कि हर एक व्यक्ति जानता है। ठीक, इसी तरह से एक बहुत ही लीडिंग केस है आर वर्सेस मीड। खूब पीटी में खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा ये सब केसेस जो हैं वो पीटी में खूब पूछे जाते हैं, और जब कभी आप मेंस लिख रहे हैं तो उस मेंस में यही सारे केस लॉज जो हैं वो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। किसी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था इसी पे कि हाँ, मेंस का जो मैटर है उसे भी कंसीडर करें। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एक मिनट यहीं रोक के मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, प्री की पढ़ाई कभी अलग से नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। प्री की पढ़ाई एग्ज़ाम के जब आपके पीटी होने वाले होते हैं उसके 15-20 दिन पहले से सिर्फ स्टार्ट होते हैं। बाकी आपकी जो भी पढ़ाई होती है वो हमेशा मेंस को केंद्र बिंदु मान के उसको फोकस करते हुए हमेशा पढ़ाई होती है, क्योंकि जो पीटी के क्वेश्चन बनते हैं वो मेंस में से ही बनते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्री और मेंस का कोई ऐसा सिस्टम अलग नहीं है, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई संस्थान नहीं है। ठीक है, ये एक अनुजों के लिए किया गया एक प्रयास है। आप सब अनुज हैं, उसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, गुरु भाई हैं। ठीक है, तो ये एक प्रयास है। तो यहाँ कोई कोचिंग का इंस्टीट्यूट नहीं है कि यहाँ आपको प्री के लिए अलग पढ़ाया जाए, आपको मेंस के लिए अलग पढ़ाया जाए, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और प्री जो होता है वो उन्हीं मेंस के टॉपिकों में से निकल के आता है। तो आर वर्सेस मीड खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे आपको पुराने पेपरों में खूब मिलेगा। आर वर्सेस मीड का केस जो है 1909 का ये केस है। 1 किंग बेंच 895। ठीक है, इसमें इस केस का जो फैक्ट था वो ये था कि एक व्यक्ति जो है वो नशे की हालत में उसने अपनी पत्नी पर गंभीर प्रहार किए। ठीक है, और गंभीर प्रहार जो हुए, असॉल्ट किया, और उस असॉल्ट का जो रिजल्टेंट आया वो ये आया कि उस महिला की मृत्यु हो गई। ठीक, अब मामला जो है वो कोर्ट में आया। कोर्ट में आने पर उस व्यक्ति ने ये कहा, अभियुक्त ने ये कहा कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था, मैं नशे में था, और मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य की प्रकृति का मुझे भान नहीं था। कोर्ट ने इस बारे में साफ साफ ये कहा कि हम आपको पूरा बचाव तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो सेक्शन 304 का सेकंड पार्ट जो है उसमें आपकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाएगा, आप सीधे सीधे 302 के अभियुक्त नहीं होंगे। अभी ये जो चीज़ें हैं वो सुन लें आप, उसके बाद इसके क्रक्स पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और केस है जो खूब पूछा जाता है, वो है DPP वर्सेस बियर्ड्स। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम वर्सेस बियर्ड्स, या लोक अभियोजक बनाम बियर्ड। तीनों एक ही केस हैं, इनको बोलने का तरीका सिर्फ अलग है। ठीक है,
1920 का ये केस है, AC 479। अच्छा लीडिंग केस है, आपने सुना भी होगा। इस केस का जो फैक्ट था वो ये था कि एक बच्ची जिसकी आयु 13 वर्ष थी, ये बच्ची अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली, उसके पिता ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा, और बियर्ड जो है वो पास के कारखाने का चौकीदार था। शाम का समय था, इंटॉक्सिकेटेड था, और इंटॉक्सिकेशन की दशा में उसने उस बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, या कह सकते हैं कि बलात्कार किया। और जब वो कार्य हो रहा था, रेप का जो पूरा का प्रोसेस हो रहा था, उस समय वो बच्ची चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। चिल्लाने की दशा में बियर्ड ने उसका मुंह दबाने की कोशिश की, जिससे कि आवाज किसी दूसरे व्यक्ति को न सुनाई दे। अब इस मुंह दबाने की पूरी प्रक्रिया में उसका हाथ जो है वो उसके गले पे पड़ गया, और गला घुट जाने के कारण उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई। मामला कोर्ट के सामने आया। कोर्ट के सामने अभियुक्त ने ये बचाव लिया कि वो अत्यधिक मत्त था और कार्य की प्रकृति जो वो कर रहा है उसे समझ नहीं पाया, और उस प्रकृति के कारण उसने जो उसका इरादा नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था कि हाँ वो उसकी मृत्यु कारित कर दे, वो सिर्फ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था या रेप कमिट करने की कोशिश कर रहा था। तो उस दशा में जो उसने गला दबाया उसका इरादा नहीं था, उसका आशय नहीं था ऐसा। कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले बात जो है वो ये है कि आपने उस बच्ची को पकड़ा, यानी अभियुक्त के लिए ये बात कही कि आपने उस बच्ची को पकड़ा, और पकड़ के आपकी मानसिक स्थिति ऐसी थी, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि आप रेप कमिट करने के लिए आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो प्रिपेयर हो गई, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस बात का एहसास था कि ये बच्ची अगर शोर मचाएगी तो इसके बचाव के लिए अन्य व्यक्ति आ जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि जो आप कृत्य करना चाह रहे हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। यानी आपके दिमाग में इस चीज का ज्ञान था कि आप इसका मुंह दबा देंगे तो आवाज दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। यानी आपको आपका शरीर, आपकी मानसिक स्थिति मत्तता के कारण इस हद तक प्रभावी नहीं थी कि आप अपने किए गए कार्य का ज्ञान आपको ना हो। अभी इसकी पूरी फिलॉसफी में हम, इन सारी केस लॉज के बाद इसकी पूरी फिलॉसफी में हम आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इन सारी केसेस को जो बुक में, हमारी बुकिश लैंग्वेज जो है, जो हमें मेंस में लिखने को होता है, वो हम पहले अच्छी तरह से सुने। तो बियर्ड्स के केस में हत्या का दोषी माना गया, ठीक है, और हत्या के दोष में पनिशमेंट दी, ठीक है, हत्या के दोष की सजा दी। इसी तरह एक और केस था आर वर्सेस कैंप। आर वर्सेस कैंप 1956 का ये केस है, 3 इलाहाबाद ER 249, ठीक है। इस केस में जस्टिस डेवलिन, ठीक है, ER जस्टिस डेवलिन ने यह कहा कि विधि का संबंध, किसी भी विधि का संबंध रोग या उत्पत्ति या कारण से नहीं होता, ठीक है। आपका जो, आपके मस्तिष्क पर किसी चीज का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कोई भी तथ्य हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक्ट हो सकता है। यानी उस एक्ट, उस बीमारी का, उस चीज का प्रभाव जो है वो आपकी उस कारण के ऊपर नहीं होता है, ठीक है, या उस स्थिति के ऊपर नहीं होता है। ये केवल और केवल आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, केवल उस पे डिपेंड करता है। 84 में हम बात कर लें, 84 में मैंने आपके साथ कई चीजें डिस्कस की। आफ्टर प्रेगनेंसी इंपल्स की बात की, मिर्गी की बात की, ठीक है, मत्तता की बात की, चित्त विकृति की बात की, ठीक है, और भी कई सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। कारण से मतलब नहीं है, ठीक है, कि रीजन क्या है, किस वजह से वो इंपैक्ट आया है, ठीक है, और ना ही वो रोग क्या था, उस व्यक्ति से उस रोग का क्या संबंध है। इन सारी चीजों का मतलब नहीं है। ये सारी चीजें मेडिकल अनसाउंडनेस की बात करता है, ठीक है। लीगल अनसाउंडनेस जो है वो केवल और केवल उस मस्तिष्क की स्थिति, जो आपके मेंटल स्टेज होता है,
सिर्फ उसकी बात करता है, इसके अलावा किसी और चीज से लॉ को मतलब नहीं है। देखिए इस केस में एक बड़े छोटे शॉर्ट वे में 3 बातें बताई जस्टिस डेवलिन ने, ठीक है, और ये कहा कि इन 3 चीजों को हमें परखना चाहिए किसी भी अनसाउंडनेस के मामले में या मत्तता के मामले में, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन के मामले में। ये 3 बातें हमें बहुत ध्यान से परखनी चाहिए। पहली बात जो है वो ये है कि मत्तता के उत्पन्न पागलपन, यानी मत्तता से जो पागलपन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसमें बचाव का तर्क जो है वो एडमिसेबल है, ठीक है। कब? मत्तता के कारण, इंटॉक्सिकेशन के कारण जो मत्तता का प्रभाव है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्थिति अनसाउंड माइंड जैसी हो गई है, तो वहां पर आपराधिक मामलों में ये एक बचाव हो सकता है, पहली स्थिति। दूसरी चीज उन्होंने कही कि विशेष आशय के गठन करने में असमर्थ हो। जो व्यक्ति, जो अभियुक्त है, वो विशेष आशय का सृजन करने में वो असमर्थ अगर है, कैसे है? उसकी मत्तता, इंटॉक्सिकेशन की जो स्थिति है वो इतनी हाई हो गई है कि वो उसके प्रभाव को, उसके आशय को समझने में असमर्थ है, ठीक है, वो आशय बना ही नहीं पा रहा है। 2 चीज। और तीसरी चीज ये कही कि कभी भी इंटॉक्सिकेशन का जो मैटर होता है उसमें अगर हम ये प्ली करें कि हमने ड्रिंक कर रखी थी या हमने कोई नशा कर रखा था, इस कारण हमारी जो हैबिट है, जो हमारे अंदर का जो एक सोच है वो हिंसक हो जा रही है, तो ये हिंसक होना ये प्ली नहीं है, ठीक है। अक्सर देखा होगा लोग इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में रहते हैं, मत्त रहते हैं, शराब पिए होते हैं, तो अक्सर वो झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये झगड़ा करना, ये हिंसक प्रवृत्ति होना, ये बचाव का आधार नहीं होगा। हम ये प्ली नहीं ले सकते हैं कि हाँ हम इंटॉक्सिकेटेड थे और इस कारण हम मत्त हो गए, हिंसक हो गए। मुझे संडे की क्लास के बाद कई सारे मैसेज खोल के देखे, कई सारे मैसेज मुझे आए जिसमें लोगों ने ये कहा कि क्या कोई व्यक्ति शराब पीकर किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो क्या धारा 84 का लाभ मिलेगा, ठीक है, चाहे वो खुद से शराब पिए, किसी और ने पिला दी हो। कई लोगों ने ये सवाल पूछा। देखिए ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, चाहे वो शराब पीने से, चाहे वो गांजा फूकने से या मिर्गी आने से, या कोई भी ऐसी वजह हो, A to Z कोई भी ऐसी वजह हो, मस्तिष्क की स्थिति, मेंटल आपका स्टेज जो है ये इस कदर प्रभावित हो जाए, ठीक है, इस कदर प्रभावित हो जाए कि जिसके प्रभाव के कारण आप किसी कार्य को करने के लिए आशय नहीं बना पा रहे हैं। अगर उस अपराध में आशय विशेष रूप से उपयोगी है तो वो आशय, और नहीं तो सामान्य आशय अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको, चाहे वो धारा 84 हो, चाहे वो 85 हो और चाहे 86 हो, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि मस्तिष्क की कंडीशन इतनी बुरी तरह प्रभावी हो जाए कि वो आशय का धारण करने में असमर्थ हो। देखिए होता क्या है कि कभी कभी लोग जब हैबिचुअल ड्रिंकर हो जाते हैं, रोज ड्रिंक करते हैं और वो ड्रिंक अत्यधिक मात्रा में होता है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर जो है वो मस्तिष्क पर पड़ता है, और मस्तिष्क का प्रभाव वो इस कदर का हो जाता है कि व्यक्ति को अगर मदिरा नहीं मिले या जो नशा वो करता है वो नशा ना मिले तो एकदम पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है, उसको झटके आने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे नार्कोटिक ड्रग्स हैं, उनमें आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, वहाँ भी यही इंटॉक्सिकेशन है। सिर्फ यहाँ शराब से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ वाइन से मतलब नहीं है, किसी भी तरीका का इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन है और मस्तिष्क उस हद तक प्रभावी हो जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त किसी अपराध विशेष जिसमें आशय की बात हो, विशेष ध्यान रखिएगा, अभी मैं और डिटेल में आता हूं आशय पे,
अगर आशय की बात है, ठीक है, तो आशय अगर नहीं बनाया जा सकता तो वहां पर ये धारा 86 में लाभ मिलेगा, और 86 में नहीं होगा तो धारा 84 में मिल जाएगा। धारा 85 सिर्फ उस कंडीशन की बात करती है जब आपको वो नशे का पदार्थ आपकी जानकारी के बिना, आपकी सूचना के बिना, आपके ज्ञान के बिना आपको दे दिया गया है। उस कंडीशन में ऐसा नशा, ऐसे नशे के प्रभाव में किया गया कार्य ये आपका स्वयं का कार्य नहीं होगा, इसलिए धारा 85 में इसे एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसे अभियुक्त को एक्टाइल कर दिया जाएगा। ठीक है। एक और बहुत ही लीडिंग केस है, खूब पूछा जाता है, आर वर्सेस टैंडी। आर वर्सेस टैंडी, ठीक है। आर वर्सेस टैंडी के फैक्ट, ये 1989 का केस है, 1ALL ER 267 CA, ठीक है। ये केस जो है, उस केस का जो फैक्ट है वो ऐसा है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा शराबी था, बहुत शराब पीता था। सुबह उठे तो शाम हो तो दोपहर हो तो हर समय वो मतता की कंडीशन में रहता था। एक रोज ऐसा हुआ कि वो सुबह उठा और सुबह सुबह जो हमेशा वो शराब पीता था, जौ की शराब को पीता था हमेशा, उस दिन उसने जौ की शराब की बजाय वोडका जो है उसकी पूरी एक बोतल पी गया। ठीक है। वोडका की बोतल पीने के बाद वो रोज वाले नशे से अतिरिक्त उसने दूसरा तरह का नशा कर लिया। ठीक है। और उस नशे के असर में उसने अपनी 11 वर्षीय पुत्री का गला घोट दिया। ठीक है। और गला घोटने के बाद ये हुआ कि अब पुलिस आई और उनका मुकदमा चला। उन्होंने यही बात का प्ली लिया कि वो इस हद तक इंटॉक्सिकेटेड हो गया था कि इंटॉक्सिकेशन के प्रभाव में वो क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कार्य कर रहा है, उसको इसका कोई भान नहीं था और उससे ये अपराध हो गया। कोर्ट ने इसमें ये कहा कि इसमें एक एक्विटाइल नहीं किया गया, दोषी करार से दे दिया गया। और कोर्ट ने ये कहा कि शराब का रोग उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जिसमें कि अभियुक्त जो है उसका मस्तिष्क पूरी तरह से विक्षिप्त होने लगे, उसके मस्तिष्क को नुकसान होने लगे और व्यक्ति निर्णय लेने की और भावनात्मक जुड़ाव जो होता है उन सारी स्थितियों को पार कर जाए और ऐसी क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और वो शराब का प्ली ले रहा है, ठीक है, कि हाँ मैं इंटॉक्सिकेटेड था जिसके कारण मैं कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सका, तो उस कंडीशन में उसके मस्तिष्क की जो सोचने समझने की क्षमता है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए और जो भावनात्मक असर होता है उसका भी उसे कोई भान ना रहे, कोई जानकारी ना हो। यहीं पे एक सवाल ही होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि केस अक्सर मैटर सुनने में आते हैं कि एक व्यक्ति ने शराब के नशे में किसी महिला के साथ छेड़खानी कर दी, कोई मोलेस्टेशन कर दिया, कोई आपराधिक कृत्य कर दिया, और वहीं पर वही व्यक्ति अपने समस्त रिश्तेदारों, नातेदारों, स्पेशली फीमेल, अपनी बहन को, अपनी माता को या अपने घर के सगे संबंधियों को पहचानता है, उसके साथ वो कोई ऐसी कृत्य नहीं करता है। यानी अभी भी उसके अंदर भावनात्मक समझ बची हुई है, अपनी बहन को वो पहचान रहा है, अपनी माँ को वो पहचान रहा है और वो किसी अन्य महिला को भी पहचान रहा है और उसके साथ ऐसे आपराधिक का कृत्य कर दिया, तो यहाँ पर इस स्थिति पे कोई बचाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रख रहा है, उसे ज्ञान है कि ये दूसरी महिला है, ये मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, इसकी पहचान उसे हो रही है। दैट मीन्स वो इस स्थिति पर, इस मानसिक स्तर पर नहीं पहुंचा है। ठीक। देखिए सेक्शन 85 और 86 जो है, ये सारी चीजें जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो 85 को लेके चल रहे थे। और 85 जो है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति, कोई मतता, कोई नशा व्यक्ति द्वारा
अनजाने में कर लिया गया, उसको नहीं पता था, धोखे से दे दिया गया है, भ्रम में उसे दे दिया गया है, बिना बताए दे दिया गया है, ऐसी स्थिति पे उसके द्वारा आपराधिक कार्य जो होंगे वो अपराध नहीं होगा। यहाँ पे आपके साथ एक और चीज में डिस्कस करना चाहूंगा और इसे जरूर अपने कॉपी पेन पे कहीं नोट कर लें। अगर मुझे शुरुआत में मुझे ये कहा गया कि हाँ शराब पीते हैं, शुरू के 1-2 ग्लास जो हैं वो मैंने अपनी इच्छा से पी लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी के 4-5, 10, 20 ग्लास जो हैं वो मेरी इच्छा के बिना मुझे पिलाया गया, तो इस स्थिति पे ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट जो होगा वो अनैच्छिक मत्तता के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान रखिएगा। 2 व्यक्ति बैठ के शराब पीना स्टार्ट करते हैं, एक जो है वो सिर्फ 1 ग्लास पीता है, उसके बाद कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं बैठो बैठो बैठो, और उसे जानबूझकर 4-5 ग्लास और पिला दिया। तो ऐसी स्थिति पे अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है तो जो आपराधिक कृत्य होगा वो अनैच्छिक मत्तता में जाएगा, ना कि स्वैच्छिक में। शुरू में बैठ के शुरू में खुद से तो पिया, लेकिन जब 1-2 ग्लास पी लिया तो उसके पीने के बाद, स्वैच्छिक पीने के बाद, अब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वो उस और पिलाने की स्थिति को मना कर सके। तो ऐसी जगह पर जो अपराध होगा वो धारा 85 के अंतर्गत डील किया जाएगा। यानी अगर हम कहने को कहें कि अंशतः स्वैच्छिक मत्तता प्लस अनैच्छिक मत्तता इज इक्वल टू अनैच्छिक मत्तता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। धारा 86 जो है, खूब सारे सर पिलाने वाले को पनिशमेंट मिलेगा। देखिए ये पिलाने वाले को पनिशमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका इंटेंशन क्या था, वो किस वजह से पिला रहा है, ठीक है, क्या उसके पिलाने का आशय था, ये उस तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन बात ये सिर्फ है यहाँ कि आपराधिक कार्य मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट में मैं आपके साथ बैठा, मैंने 1 ग्लास पिया, बाद में मुझे मना करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो गई और आप मुझे 2, 4, 6, 10, 20, 50 ग्लास आपने पिला दिया, तो ये पूरी की पूरी घटनाक्रम जो होगी वो अनैच्छिक मत्तता में कंसीडर होगी, ना कि स्वैच्छिक मत्तता में। शुरू में मैं ठीक है स्वैच्छिक मैंने कहा था, लेकिन बाद में मैंने जब मना कर दिया और आप मुझे और पिलाते रहे, तो ये जो होगा वो अनैच्छिक मत्तता होगी। देखिए धारा 85 और धारा 86, धारा 86 जब आप पढ़ते होंगे तो अक्सर आपने देखा है कि वहां 2 शब्द विशेष तौर से मिलते हैं धारा 86 में। धारा 86 जो है वो बात करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं से उसने शराब पी और स्वयं से शराब पीने के बाद उसने अपराध कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर इसे बचाव में रखा गया है, प्राइवेट डिफेंस में, जनरल एक्सेप्शन में रखा गया, और उस जनरल एक्सेप्शन के माध्यम से ये बात कही जाती है कि यहाँ जितने भी सेक्शन है 30-31 सेक्शन जो हैं वो बचाव की बात करते हैं। तो क्या मैं अपने से खुद खूब सारी शराब पी लूं और एक्स की हत्या कर दूं तो क्या मुझे बचाव मिलेगा? इस बात का जवाब जो है वो अब आप जानेंगे। देखिए होता क्या है कि धारा 86 में जहां स्वैच्छिक मतता की बात होती है, वहां सेक्शन आप उठा के देखेंगे 2 चीजें हैं, एक आशय और दूसरा ज्ञान। इन दोनों चीजों की बात होती है और कहा ही गया है सेक्शन में कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक मतता में इस हद तक इंटॉक्सिकेटेड हो जाए कि उसको अपने द्वारा किए गए कार्य का ज्ञान और आशय, ठीक है, आशय बनाने में वो असमर्थ हो जाए और उसे अपने द्वारा किए गए कार्य का ज्ञान ही ना हो, तब वो धारा 86 में उसे बचाव मिलेगा। 2 शब्द हैं, एक आशय और एक ज्ञान। पहले शब्द को पकड़ते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। विधि हमेशा ये मानती है कि भारत में प्रचलित समस्त विधियों का ज्ञान सभी को है, भारत के सभी निवासी को है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या बात
कौन सी एक्ट, कौन सी हरकत विधि पूर्ण है और कौन सी विधि विरुद्ध है, इस बात का ज्ञान सभी व्यक्ति को है, ये मान के चला जाता है। ठीक है, तो ज्ञान जो है वो हमेशा सभी के साथ एग्जिस्ट करता रहता है। ठीक है, आशय जो है, आशय मदिरा पान करने वाली व्यक्ति के स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, आशय कहने का मतलब यह है कि अगर उसने इतनी ज्यादा मदिरा पान कर लिया है, इतना ज्यादा मदिरा पान कर लिया है कि वो दोषपूर्ण आशय का सृजन करने में असमर्थ है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो गिर जा रहा है, बुत होके जमीन पे लौट गया, नाली में लौट गया, यानी वो क्या कर रहा है, ना ही उस चीज का उसे ज्ञान है और ना ही उसकी स्थिति ऐसी है कि किसी अपराध के लिए वो आशय का सृजन कर सकता है। ठीक है, तो आशय जो है वो पर्टिकुलर मैन टू मैन, जो आदमी इंटॉक्सिकेटेड है उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि क्या आशय है। ठीक है, और ज्ञान की बात जो है वो मदिरा पान करने पर आपको भले कैसा भी ज्ञान हो ना हो, विधि आपको इसमें कोई स्थिति से बाहर नहीं निकालती है। आप भले कितना कह दें कि हाँ मुझे ज्ञान नहीं था, मैं इतना ज़्यादा पी लिया था कि मुझे ज्ञान नहीं था कि इस सामने बैठे हुए व्यक्ति को मैं चाकू भोग दूंगा तो इससे अत्यधिक रक्त का स्राव होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था ना। ज्ञान हमेशा माना जाएगा कि आप भले शराब पिए हों या ना पिए हों, आप गांजा फूके हों या ना फूके हों, किसी भी तरह से इंटॉक्सिकेटेड हैं या नहीं हैं, ज्ञान आप में हमेशा ही माना जाएगा कि परफेक्ट है, ज्ञान के साथ कोई समझौता नहीं है। ठीक है, आशय के बारे में समझौता हो सकता है कि आपकी स्थिति इस कदर प्रभावित हो गई हो, धारा 86 की बात कर रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। आशय की बात हो रही है, आशय आपने इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेशन का वो पदार्थ कंज्यूम कर लिया है कि आपकी स्थिति ऐसी है ही नहीं कि आप आशय का सृजन कर सकते हैं। उस कंडीशन में ही आपको धारा 86 का लाभ मिलेगा। ठीक है, कुछ सेक्शन आईपीसी में ऐसे भी हैं जिनमें आशय और ज्ञान की बात की गई है, 86 के अलावा आशय और ज्ञान की बात की गई है, जैसे सेक्शन 299 और सेक्शन 300। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शराब पिया हुआ है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो उस दशा में हो सकता है उसे 300 में पनिश ना करके 299 में पनिशमेंट आपको दे दी जाए। ठीक है, 3 कंडीशन है, एक तो या तो 86 में आपको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा, आपको पूरा 86 का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि हो सकता है आपको पूरी तरह से दोषी करार कर दिया जाए। और तीसरी कंडीशन इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। बीच की स्थिति वो होती है जिसमें आपको पार्शियली दोष मुक्त भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपके दंड की मात्रा को कम कर दिया जा रहा है और आपको 300 की बजाय धारा 299 में आपको दंडित किया जा रहा है। देखिए, ये 86 के जो मैटर हैं, 85, 86 और उधर 84, अधिकतर मामले जो होते हैं वो हत्या से संबंधित ज्यादा मामले होते हैं। ठीक है, इस तरह के अपराध जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहां पर उनको कंसीडर करना, मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक साफ सी बात यह है कि आशय और ज्ञान दो बातें हैं धारा 86 में। ज्ञान अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल है, आप कितना भी पी लो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई व्यक्ति कितना भी जो भी नशा करता हो वो कर ले, इससे हमेशा ये माना जाएगा कि ज्ञान तो उसके अंदर है। ठीक है, आशय की बात रही तो आशय का वो सृजन कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। और धारा 86 उन अपराधों में
विशेष तौर से लागू होती है जहां पर आशय और ज्ञान दोनों अलग अलग बातें हों, जैसे सेक्शन 300 और 299, ठीक है। 229 में जरा सा आशय बदला, वो 300 में पहुंच गया। 300 में जरा सा आशय कम हुआ तो 299 में चला गया, ठीक है। 220, ठीक है, मैं इससे रुद्र जी मैं बात करता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं धारा 86 के लिए विशेष तौर से आपको समझना होगा। सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हाँ किसी ने शराब पिला दी तो हमें धारा 85 में बचाव मिल गया, अपने से पी लिया, अपने से पीने पे भी आशय और ज्ञान उस लेवल पे हम बना सकते हैं। ज्ञान सबके अंदर होता है, ठीक है, आशय की बात होती है। आगे चलते हैं। स्वेच्छाता मत जो क्या इसे दुराशय की दृष्टि, जी हाँ, दुराशय इसमें देखा जाता है। आ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में भी, अभी चीज़ें कंक्लूड नहीं हुई हैं, अभी कंटिन्यू ऑन गोइंग है। जो वॉलेंटाई इंटॉक्सिकेशन होता है उसमें केवल आशय के संबंध में ही माफी योग्य है, ठीक है, ठीक। आशय आपका कैसा था, ठीक है, जहां केवल ज्ञान की बात होगी, ठीक है, वहां अपराध के लिए 86 में बचाव नहीं है। जहां आशय का होना अपराध के लिए अपेक्षित है, ठीक है। आपका मीन्स किसी सेक्शन में मान लो ये कहा गया कि बेईमानी पूर्ण इरादे के साथ आपने कोई कार्य किया और आप धारा 86 में आप आशय बना ही नहीं पा रहे हैं, आप इतना इंटॉक्सिकेटेड हैं कि आशय बनाने की स्थिति में आप हैं ही नहीं, तो धारा 86 का बचाव आपको मिलेगा, ठीक है। आशय दुराशय बात एक ही है, ठीक है। और जहां ज्ञान की बात है तो ज्ञान के मामले में 86 पूरी तरह से आपको इस चीज के लिए एक चीज मैंने नोट की थी, मैंने गूगल करके निकाला था, जो आप लोगों ने सवाल किया था कि हाँ कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसे बचाव मिलेगा कि नहीं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब पीता रहे तो उसके मस्तिष्क में एक ड्रीमियम ट्रांसमेंस नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसमें उसका मस्तिष्क जो है वो भ्रम की कंडीशन में रहता है और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता। इस चीज का इम्पैक्ट धारा 84 में हमें जाके इसका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। अब बात कर लें जहां पर कृत्य और आशय, ठीक है, कृत्य जो है, जो आपका काम, जो किसी अभियुक्त ने जो काम किया है वो काम, उसका आशय और ज्ञान दोनों मिला जुला है, ठीक है, दोनों मिला जुला है और अपराध का गठन होता है, तो वहां पर यह माना जाएगा कि उचित ज्ञान और आशय उपस्थित है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अपराध हुआ और वो मत्तता की स्थिति में हुआ, ठीक, और मत्तता की स्थिति पे है और वहां पर ये प्रदर्शित हो गया कि पर्याप्त ज्ञान था और जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए दुराशय भी उपस्थित था, तो ये माना जाएगा कि ये कार्य जो हुआ है वो पूरी सोच समझ और योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। इसमें कोई धारा 84, 85 और 86 तीनों में कहीं कोई आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। भिखारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1966 SC1, इस केस में कहा गया कि अभियुक्त के आशय को साबित करने का भार जो होता है वो अभियोजन पर होता है। जब आप एविडेंस का सेक्शन 105 को पढ़ेंगे तो 105 ये कहता है कि कोई भी ऐसा विशेष तथ्य जो किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में है उसे साबित करने का भार जो होगा वो उस अभियुक्त पर होगा। लेकिन किसी अपराध में आशय, शुरू से लेकर अंतिम तक प्राइवेट डिफेंस और जनरल एक्सेप्शन सब की बात कर रहे हैं, आशय जो होगा वो साबित करने का भार
आशय मतलब दुराशय, मंशरिया, बेईमानी पूर्ण, कपटपूर्ण, जो भी शब्द आईपीसी में जहां भी लिखे हुए हैं, उस चीज को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर ही होगा। भिखारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात हेल्ड की गई थी। एक और लीडिंग केस जो है वो आप जान लें, वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज। पेप्सू राज्य जो है, पहले पंजाब को पेप्सू राज कहा जाता था, ठीक है। AIR 1956 SC 488, वही पुराना काफी फेमस केस है। एक व्यक्ति जो है वो सेना में थे या पुलिस में थे, वो बहुत इंटॉक्सिकेटेड थे और इंटॉक्सिकेशन में वो दावत में गए और एक बालक जो है वो बैठा हुआ था, पंगत में भोजन चल रहा था, ठीक है। और पंगत में उस बालक को खिसकने के लिए कहा ताकि वो वहाँ बैठ सकें और भोजन कर सकें। उस बालक को खिसकने के लिए कहा, बालक ने खिसकने से मना कर दिया। 2 बार कहने पर भी वो नहीं खिसके तो उस व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली और उस बालक को गोली मार दी। बाद में उन्होंने इंटॉक्सिकेशन का बचाव लेने का प्रयास किया तो कोर्ट ने साफ से मना कर दिया कि नहीं भैया, आप वहां खड़े थे और आपको भोजन करना था, ठीक है, आपको अपनी स्थिति समझ में आ रही थी, आप उस बालक को भी खिसकने के लिए कह रहे थे, ये भी समझ में आ रहा था। दैट मीन्स आप ऐसा, आपका दिमाग की स्थिति इतनी व्याग्र नहीं हो गई थी, इतनी मतलब आपके कंट्रोल से बाहर नहीं हो गई थी कि आप क्या कर रहे हैं आपको होश ही नहीं है। इसलिए इंटॉक्सिकेशन, मत्तता में आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और केस है जुगादी मल्लाह। जुगादी मल्लाह वर्सेस जुगादी मल्लाह वर्सेस सम्राट। ALR 1930 पटियाला 168। इस केस में ये हुआ कि 2 व्यक्ति, 2 दोस्त थे, उन्होंने आपस में शराब पी साथ में बैठ के, और शराब पीने के बाद बहुत ज़्यादा शराब पी ली, और बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद दोनों अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में किसी बात को लेके हॉट टॉक हुई और उन्होंने, एक ने दूसरे को गला दबा के उसकी हत्या कर दी, ठीक है। हत्या करने के बाद वहां वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने फलाने को मार दिया, फलाने को मार दिया, और कस के भागा। भागने के बाद कुछ समय तुरंत, मतलब उसी घटनाक्रम में, रेजिस्टे सेक्शन 6, उसी घटनाक्रम में वो एक पेड़ से जाके रस्सी लटका के अपने आप को फांसी पे लटकाने लगा, ठीक है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद, सर केस का नाम जुगादी मल्लाह, जुगादी मल्लाह वर्सेस सम्राट, ठीक है। उसके बाद अपने आप को फांसी से हैंग करने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा चला। मुकदमे में ये चीज़ फाइनल की गई कि पहली चीज़, आपने शराब पी, ठीक है, आपने, आपके मित्र ने शराब पी, ठीक है, आपसे हॉट टॉक हुई, आपने उसे मारा, ठीक है। मारने के बाद आप तेजी से चिल्ला के भागे कि मैंने मार दिया, यानी आप क्या कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का ज्ञान है, आपने मार दिया, आपको पूरा ज्ञान है। उसके बाद आप पेड़ पे जाके फांसी पे अपने आप को हैंग करने लगे, यानी पुलिस प्रशासन और समाज के दोष से, उनके आक्षेप से आप बचना चाहते हैं। इस वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य का आपको पूरा ज्ञान है और आपको धारा 85 या धारा 86, 85-86 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसी स्थिति हो, खुद से पिया हो तो भी ठीक है, दूसरा पिलाया हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धारा 85 या धारा 86 या धारा 84 की बात भी हम कर लें कि मेंटल स्टेटस इतना बुरा नहीं हो गया कि पागलपन की स्थिति आ गई है शराब पीने से, ठीक है, उस स्थिति पे कोई बचाव नहीं दिया गया, ठीक है। और इसी तरह से एक और केस है R वर्सेस लिपमैन, ठीक, गल्लाधर का वाद। ये कुछ लीडिंग केसेस हैं जो धारा 85 और धारा 86 को कवर करते हैं, ठीक। अब ये एक चीज और आपके साथ बताने को रह गई है, वो ये है कि धारा 86 में ये बात
हमेशा देखिए 85 की बात तो एकदम क्लियर है, आपको साफ समझ में आती है कि आपको आपकी अनुमति, आपके ज्ञान के बिना, आपकी जानकारी के बिना किसी ने कुछ ऐसा खिला दिया या पिला दिया जिसके कारण आप नशे में हो गए, और नशे के कारण आपने कोई ऐसा आपराधिक कृत्य कर दिया। आपराधिक कृत्य कोई भी हो सकता है, किसी का मोबाइल उठा के आपने जेब में डाल लिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी को चाकू मार दिया, गोली मार दिया, कोई भी आपराधिक कृत्य हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर धारा 85 में आपको पूरा का पूरा, आपको पूरा अपराध मुक्त होंगे, दोष मुक्त होंगे, एक्टाइल हो जाएंगे आप। लेकिन धारा 86 जो है वो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि ये पहली बात, ये उन्हीं अपराधों में लागू होगी जहां पर विशेष आशय की बात पूरी आईपीसी में की गई हो। ध्यान रखिएगा, जहां विशेष आशय की बात की गई है, ठीक है, कि उस अपराध के लिए ये आशय होना चाहिए। ठीक, आप या कोई भी व्यक्ति वो मत्त है और वो विशेष आशय को ग्रहण करने में, विशेष आशय को बनाने में असमर्थ है, उस कंडीशन में वो दोषी नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो ये हमेशा ध्यान रखने की है कि अगर व्यक्ति ने कार्य जो किया है उस कार्य का वो ज्ञान रख रहा है, ज्ञान तो सबके साथ मस्ट है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ज्ञान सबके साथ मस्ट है, ये माना जाएगा कि ज्ञान सबको है, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान के साथ उस विशेष आशय दोनों के मिश्रण को अगर वो समझ बूझ रहा है तो उसे धारा 86 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है धारा 299 और 300, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड है और उसने किसी की हत्या कर दी और सेल्फ इंटॉक्सिकेशन बहुत हाई लेवल का था, ठीक, इतना हाई था कि उसे बिल्कुल कुछ होश नहीं है कि क्या हुआ, इस कदर का हाई था, ना उसे ज्ञान था और ना आशय बना सकता था, तो 86 में पूरी तरह से एग्जम्पशन इक्विटाइल होगा। अगर उसे ज्ञान तो था लेकिन वो आशय का सृजन नहीं कर सकता तो उसे फिर 300 की बजाय 299 में पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 85, 86। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि सेक्शन 84, 85 और 86 को तीनों को एक साथ समझने और पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये पढ़ाई की चीजें जो हुई वो हुई, मैं आने आपसे लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि अपने क्वेश्चन के आंसर को सिनॉप्सिस बना के तैयार करना स्टार्ट करिए। ठीक है, आपको मैंने ये भी कहा था कि सिनॉप्सिस जो है वो आपको स्टैंडर्ड, बहुत सारी बुक में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। जैसे आप MP जैन साहब की किताब को उठा के देखें, प्रोफेसर MP जैन को, तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में उन्होंने अपने हर एक टॉपिक को सिनॉप्सिस बना के मेंशन किया है। सिनॉप्सिस बना के काम करने से आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलता है वो ये मिलता है कि अब आप ऐसे सोचिए, आप अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, मेंस का एग्जाम में पहले दिन आपका GS का पेपर हो गया, दूसरे दिन, जस्ट दूसरे दिन आपका पहला पेपर इंग्लिश का हो गया और दूसरा लॉ का फर्स्ट पेपर हो गया, तीसरे दिन सेकंड पेपर और थर्ड पेपर हो गया। जरा आप ये बताइए, क्या संभव है कि जिस दिन आपका थर्ड पेपर हो या सेकंड पेपर हो, उस दिन संभव है कि जितनी भी सब्जेक्ट आने वाले हैं, जितना भी आपने नोट्स बनाया है, जितनी भी आपकी बेयर प्रोविजन है, क्या आप उसके पन्ने भी पलट के देख पाएंगे? इतना समय आपके पास होगा? जवाब उसका नहीं है। आपके पास इतना समय नहीं होगा। आप 5 बजे 6 बजे छूट के अपने कमरे पे आएंगे, दिन भर एग्जॉस्ट रहेंगे, एकदम थके हुए रहेंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाना पीना वगैरह वगैरह चीज़ें, और सेंटर आपका दूर है तो एक और समस्या। ठीक, तो आपके पास इतना समय नहीं होगा। सर वो क्वेश्चन चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि आपके पास, विश्वास मानिए, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप अपने किताब को या बेयर एक्ट को एक बार पलट के देख सकें, इतना समय भी नहीं होगा, खासतौर से सेकंड और थर्ड पेपर वाले दिन। ठीक,
और प्रेशर जो होता है वो तो अपने आप में ईश्वर मालिक है उसके लिए। तो सिनॉप्सिस वो पैटर्न होगा, वो की होगी आपकी सफलता की, कि जिस समय आप एक क्वेश्चन के सिनॉप्सिस को पलट के देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेगा आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करने में। इस बात को विश्वास करिए, उस 1-1.5 मिनट में आप एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, आपके पूरी याद में आ जाएगा। सिनॉप्सिस बनाने का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है। उसके बाद दूसरा फायदा मैंने आपसे बताया कि जब आप सिनॉप्सिस बना के अपने आंसर को लिखेंगे, मैं 300 वर्ड तक जो आंसर होते हैं, 250 से 300 तक, मैं उनके लिए सिनॉप्सिस प्रेफर करता हूं। उसके बाद उससे छोटे वालों के लिए नहीं, लेकिन 250 या 300 तक वाले हैं या उससे ज़्यादा के हैं तो आप उसमें सिनॉप्सिस ज़रूर बना के आंसर लिखें। वो स्थिति ऐसी होगी कि आपका एग्जामिनर जिसने आपकी कॉपी चेक करना स्टार्ट किया है, वो आपके पहले पेज के उस सिनॉप्सिस को देख के आपको वैल्यूएट कर देगा। आपको नंबर जो उसको देने हैं वो अच्छे नंबर आपको दे देगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप हों चाहे हम हों, कभी आप भी इधर होंगे और ये कामना है कि आप हमसे बेहतर हों। तो एक इच्छा ये है कि कुछ आप कर गुजरें। आपके माता पिता अटूट विश्वास के साथ आपके साथ लगे हुए हैं, आपका पूरा परिवार आपके साथ अटूट विश्वास के साथ लगा हुआ है, ठीक है। कितनी यादें, मतलब कितना कुछ, कितने ऐसे सपने हैं जो उनके जुड़े हुए हैं। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जिस दिन आप मेज के उस पार यानी सफलता के पायदान को चढ़ जाते हैं, उस दिन आप अपना जीवन तो बदलते ही बदलते हैं, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, और आने वाली 2-4 पीढ़ियों की, मैं 2-4 पीढ़ियों की बात कर रहा हूं, उनके जीवन में आप कायाकल्प कर देते हैं। आपकी संतान जो होगी वो बात करेगी कि हाँ, मैं एडीजे साहब का बेटा या बेटी हूँ, जज साहब मेरे पिता हैं। आपके पिता कहेंगे कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कष्ट होता है, मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। कष्ट होता है, गर्मी है, पसीना चू रहा है, संसाधन इतने नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप कोशिश करें। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि एक, हो के मायूस न शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पैर से ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पैर से ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते रहिए। तो अपने आप में जड़ता मत लाइए, स्थिरता मत लाइए, कोशिश करते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप में से 1-2 सवाल जो हैं वो मैंने पढ़े कि आपने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं उस क्वेश्चन को कैसे चेक किया जाए। तो इस संदर्भ में कौस्तुभ को मैं रिफ़र करूंगा कि वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं। इस बारे में आप ग्रुप में या उनसे चैट करके इस बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसा भी होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा क्वेश्चन कुछ, सर वो क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन है, मैं आपकी कुछ और क्वेश्चन हो तो बताइए, आप मेंशन कर सकते हैं। दुराशा के लिए मैंने बताया आपको कि हाँ, दुराशा जो है वो मायने रखता है। और एक और चीज़ है, संडे के लेक्चर में कई सारे सवाल आए थे कि क्या कोई व्यक्ति जो है वो शराब पी लेता है, मदिरा पी लेता है और उसके बाद वो किसी को मार देता है तो क्या बच जाएगा। मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मदिरा पान इस स्तर तक का होना चाहिए, इस ग्रेविटी का होना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए कि या तो मस्तिष्क में बहुत सारे परिवर्तन कर दे, इतना परिवर्तन कर दे कि उसकी सोचने समझने और महसूस करने की क्षमता समाप्त होने लगे, तो ये जाएगा धारा 84 में। ओके, मैं समराइज कर देता हूं, ठीक है। तो ये धारा जाएगा 84 में, ठीक है। और अगर उसने इतनी पी है कि वो सोच सकता है, समझ सकता है,
ठीक है। खुद से अगर पिया है तो 86 में जाएगा, और अगर वो आशय नहीं बना सकता और ज्ञान का अभाव हो जा रहा है, इस हद तक है कि उसे कोई ज्ञान ही नहीं है, तो जाएगा 86 में, ठीक है। और अगर किसी और ने पिलाया है और तब हत्या हो जा रही तो जाएगा 85 में। धारा 85 को समराइज करने के पीछे जो आपका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि धारा 85, कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे माध्यम से जिसके बारे में उसे बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसे पता नहीं है कि उसे किस तरीके से इंटॉक्सिकेशन का कोई पदार्थ खाने के लिए या पीने के लिए दिया गया है, उस कंडीशन में उसके द्वारा किए गए अपराध जो होंगे वो अपराध की कैटेगरी में नहीं होंगे, धारा 85 का उसे बचाव मिलेगा, ठीक है। कंक्लूजन में यही इतनी सी बात है, बाकी केस लॉज जो हैं वो आपको खुद बता रहे हैं, ठीक। और इसके अतिरिक्त तो कुछ और हो तो आप पूछ सकते हैं। वरुण, मैं समझता हूं कि सफिशिएंट होगा इतना। एनीवन, कोई और? एक कोई और क्वेश्चन था, वो 323 या इन सारी चीज़ों को पूछ रहा था, मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया था। ज्ञान प्रकाश आएगा अभी 299 और 300 का नंबर भी आएगा, वहाँ भी पहुँचेंगे। मैंने कहा ना, धीरे धीरे से ही राह पे चलते रहिए, तो धीरे धीरे हम लोग राह पे चलेंगे और आईपीसी एक दिन ऐसा होगा कि हाँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अभी संभवतः आपको शेड्यूल मालूम हो गया होगा। शेड्यूल जो है वो अब आपके साथ इंटरेक्शन का जो होगा वो फ्राइडे और सैटरडे का होगा। इन 2 दिन आपके साथ अब मुलाकात होगी, समय आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।